चची ने बहुत मोहब्बत से मेरा रिश्ता मांगा था। सब हैरान थे क्योंकि मेरे अंदर ऐब था। शादी की तैयारियां धूमधाम से हुई, पर रुखसती से पहले चची ने अब्बा से 10 लाख जहेज के मांगे। सब ने चची को बहुत समझाया, पर जब अब्बा पैसे ना दे सके तो चची बारात वापस ले गई। ये सदमा अब्बा बर्दाश्त ना कर सके और इंतकाल कर गए। मैं अब्बा के जनाजे पर बैठी थी। मैंने रोते हुए अल्लाह से कहा, या तू मुझे मौत दे दे या ऐसा मौजा करके दुनिया देखती रह जाए। ये कहते जूं ही जनाजे पर सर रखा, आंखें बंद की, अगले ही लम्हे मेरा नाम परी और मैं अपने अब्बू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो छोटा सा घर ही हमारी जन्नत था, जहाँ मैं और अब्बा एक दूसरे में खुशी और सुकून ढूंढ लेते थे। अब्बा रेलवे में नौकरी करते थे और मैं कॉलेज में पढ़ती थी। अब्बा के पास बहुत पुराने मॉडल्स की स्कूटी थी, जिस पर अब्बा मुझे रोज़ स्कूल कॉलेज छोड़कर ही काम पर जाते थे और वापसी पर मैं अपनी दोस्त सिद्रा के साथ रिक्शे पर आती थी। सिद्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या यूं कहूँ कि सिद्रा मेरी वाह दोस्त थी। सिद्रा के अलावा ना कभी किसी को दोस्त बनाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही मैंने बनाई। हर बात, हर दुख सुख अपना हम दोनों एक दूसरे से बांट लिया करते थे और यूं ही बचपन से जवानी का दौर आ गया था। सिद्रा और मेरी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। हम दोनों में शक्ल सूरत का थोड़ा सा फ़र्क था। मैं गोल मटोल शक्ल वाली गोरी चिट्टी और बुला की हसीन थी। मैं जब हंसती तो मेरे गालों में गहरे डिम्पल बनते थे, जो मुझे मज़ीद दिलकश बना देते थे। और वहीं सिदरा का रंग बहुत सांवला था और कद काठ भी मुझसे छोटा था। वो मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसका दिल बहुत खूबसूरत था। मैंने दिल दुनिया में इतना मुखलिस दोस्त कोई ना देखा था जैसी सिदरा थी। मोहल्ले में भी हम दोनों को हम जब कोई हम दोनों को देखता तो इसके रंगो रूप का मजाक बना देता, लेकिन वो बुरा मानने की जगह मजाक करने वाले के साथ खुद भी हंसने लगती थी और मेरी तारीफ़ें करती रहती, जिससे कहने वाला खुद ही थक कर चुप हो जाता था। मेरी ज़िंदगी में सिद्रा का बहुत अहम मकाम था, क्योंकि वो सारी बातें जो लड़कियां अपनी माँ को बताती हैं मैं उससे बता देती थी। वो बहुत अच्छी थी, कभी मेरी दोस्त बन जाती और कभी माँ जैसी मेहरबान। मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। मेरी पैदाइश पर ही माँ दुनिया से चली गई थी। मुझे नहीं याद मेरी माँ कैसी थी, लेकिन मैंने माँ को सिदरा और अब्बा के रूप में पा लिया था। अब्बा कभी मेरे बाप बन जाते थे और कभी माँ। कम कमाने वाले लेकिन कमाल की आदतें रखने वाले इंसान थे मेरे अब्बा, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि दुनिया में मेरे बाप जैसा बाप कोई होगा ही नहीं। अम्मा के जाने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो मुझ पर सौतेली माँ मुसल्लत नहीं करना चाहते थे। मोहल्ले की एक आपा थी जो सबका ही ख्याल रखती थी। मेरे कॉलेज से आने के बाद जब तक अब्बा घर ना आ जाते वो मेरे साथ ही रहती थी और फिर रात का खाना खाकर चली जाती थी। मुझसे माँ बिछड़ी थी, लेकिन मुझे बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग मिले थे। ख्याल रखने वाली आपा, मोहब्बत और एतबार करने वाले अब्बा और मुझे हर मुकाम पर सपोर्ट करने वाली सिदरा। इन दिनों की बात है जब मैं और सिदरा एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। अब्बा की स्कूटी ख़राब हो गई तो उन्होंने सिदरा के साथ ही मुझे सुबह भी कॉलेज जाने को कह दिया था। हम दोनों साथ ही जाती और साथ ही वापस आ जाती। मगर एक दिन ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे बहुत खौफज़दा कर दिया था। हम दोनों सड़क पर खड़ी रिक्शे का इंतज़ार कर रही थीं, जब एक मोटरसाइकिल हमारे पास आकर रुका, जिस पर स्याह जैकेट और कंधों तक आते बालों वाला लड़का बैठा हुआ था। वो शक्ल से ही चोर लग रहा था और वो था भी चोर ही। वो हमारे हाथों से मोबाइल छीनने लगा तो मैंने घबरा कर चीख मारी और मेरा नकाब मेरे हाथ से छूट गया। जैसे ही मेरे मुंह से जवाब गिरा, वो लड़का जैसे पत्थर का बुत बन गया और मुझे देखता ही रहा। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने सिदरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वहाँ से भाग गई। सिदरा बड़ी जिगरे वाली थी। ऐसी सूरताल में भागते हुए वो चोर के हाथ से हमारे मोबाइल फ़ोन वापस छीन लाई थी और वो भी किसी और धुन में चला गया था, इसलिए कुछ ना बोला, बस हमें जाते हुए देखता रहा। कुछ और ही हमें रिक्शा मिल गया और हम दोनों घर आ गए। मैं सिदरा की तरह बहादुर नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें मुझे डरा कर रख देती थीं। वो सारा दिन और रात मेरे खौफ में ही कटे थे और अगले दिन जब अपनी हालत का मैंने सिदरा को बताया तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। बहुत ही डरपोक हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसे हंसता देखकर मैं भी हंसने लगी थी और कभी कभी मुझे अपने इतने बेवकूफ़ और डरपोक होने पर हंसी आती भी थी। मैं शायद दुनिया का कोई 8वां अजूबा ही थी।
हम दोनों बातें करते करते ही कॉलेज से बाहर निकलकर सड़क पर आए तो वो चोर अपनी मोटरसाइकिल लिए वहीं खड़ा नजर आया था। मैंने घबरा कर सिद्रा का हाथ पकड़ लिया और उससे पहले कि वो कुछ कहता रिक्शा रुक गया और हम बैठ गए। सारे रास्ते मेरा दिल तेज तेज धड़कता रहा और तब तो मेरी चीख ही निकल गई जब मैंने उस चोर लड़के को हमारा पीछा करते हुए देखा। हम घर के पास उतरे तो अपने घर जाने की जगह मैं सिद्रा के घर में ही घुस गई थी। उस वक़्त मैं इतनी डरपोक हुई थी कि अपने घर जाती तो खौफ से ही मर जाती। शाम को अब्बू आए तो मैं फिर घर चली गई थी, मगर वो चोर लड़का मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो उले से चटा हुआ बदमाश लग रहा था और बदमाशों से अच्छा भला इंसान डर जाए। मैं तो फिर लड़की थी। अगले दिन फिर वो कॉलेज के बाहर मौजूद था। वो घूर घूर कर हमें देख रहा था और जब कुछ वक्त तक हमें रिक्शा ना मिला तो उसने बाइक हमारे आगे ला खड़ी की। कहूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, उसका हुलिया ही नहीं, उसका लहजा भी छटे हुए बदमाशों जैसा ही था। वो इतनी गहरी नज़रों से मुझे देख रहा था कि मैं घबरा कर सिद्रा के पीछे हो गई थी। वैसे भी ऐसा पहले भी कई एक बार हो चुका था जब कोई लड़का मेरा रास्ता रोक लेता और फिर सिद्रा से ऐसे ऐसे सुनता कि दोबारा शक्ल भी ना दिखाता। मगर ये बदमाश बहुत खतरनाक लग रहा था। क्यों भाई लगते हो हमारे? वो बदमाश था तो फिर सिद्रा की ज़ुबान के आगे भी खंदक थी। सामने वाले की औकात के मुताबिक वो ऐसे ऐसे सुनाती थी कि कानों से धुएं निकलने लगे। तुम्हारा भाई लग सकता हूँ। अगर तुम्हारी इस दोस्त के साथ मेरी सेटिंग हो जाए तो मेरा तो सांस गले में अटक गया था। और सिद्रा खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रही थी और वो दीदे फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। कुछ देर सिद्रा उसकी बेबाकी को देखती रही। फिर जो सिद्रा ने शोर डाला उस चोर को भागते ही बनी थी, वरना वहाँ मुझे लोगों से हड्डियाँ पसलियाँ तरवा कर ही जाता। मुझे सिद्रा पर अश्क हुआ था कि कितनी हिम्मत वाली थी। इतनी हिम्मत मुझ में होती तो किसी की हिम्मत ना होती मुझे यूँ रास्ते में रोकने की। मैंने घर आकर कुछ दिन कॉलेज ना जाने का सोच लिया और तबीयत खराबी का बहाना बनाकर अब्बा को भी राज़ी कर लिया था। अब्बा ने भी ज़्यादा तफसील से कुछ नहीं पूछा क्योंकि रज़ा हमारे घर आ रहा था और मुझे उसकी मेहमान नवाजी करनी थी। रज़ा मेरे फूफो का बेटा था। फूफो का ख़ानदान और हम अरसा हुआ एक दूसरे से नहीं मिले थे। मेरी अम्मा से शादी करने से पहले अब्बा की मंगनी फूफो की नंद से हुई थी। वट्टे सट्टे का रिश्ता था लेकिन अब्बा नहीं करना चाहते थे। और फिर जब उन्होंने अपनी मर्ज़ी ऑप्शन से शादी मेरी अम्मा से कर दी तो फूफो वो नाराज़ हुई थी और फिर फूफो और उसके ख़ानदान ने मेरे अब्बा से सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। मैं अपने फूफो से कभी भी नहीं मिली थी क्योंकि फूफो अब्बा की शक्ल में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन गुज़रते वक़्त के साथ दिलों में बड़ी दरार कुछ चाहता कम होने लगी थी। ईद पर अब फूफो और अब्बा एक दूसरे को फ़ोन करके मुबारकबाद दिया करते थे और कभी कभार खैरियत दरियाफ़्त कर लेते थे। उससे ज़्यादा कोई ताल्लुक़ पप्पो से नहीं था। हमारा रसा इनका इकलौता बेटा था और बहुत काबिल भी था। बोर्ड पर और बिला का हैंडसम भी। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। पप्पो कभी हमारे घर नहीं आई तो रज़ा भी कभी नहीं आया था, इसलिए मैं उसे ठीक से नहीं जानती थी। पर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और वीडियोज़ देखकर बिना पलके झपके देखा जाया करती थी। सिद्रा अक्सर मुझे रज़ा का नाम लेकर छेड़ा करती थी और मैं कहती मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तो सिद्रा कहती तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है तो मेरी सेटिंग करवा देना। मुझे तो तस्वीरें देखकर ही उस यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखने वाले शहजादे से इश्क हो गया है। मैं सिद्रा की बातों पर हंसकर रह जाया करती थी। वो वाकई ऐसा था कि जो देखता उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता और मैं भी खुद को उसकी मोहब्बत में मुब्तला होने से नहीं रोक पाई थी। देर रात तक मैं उसके इंस्टाग्राम की सारी तस्वीरें देख जाती थी। उसकी हर नक्श मुझे हिफ्ज़ हो गया था और जब सुना कि वो कराची आ रहा है तो मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा था। मैं उससे मिलना भी चाहती थी और मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं थी उसका सामना करने की। उसके ख्याल से ही मेरे गोल धक जाते थे। अगर वो मेरे सामने होगा तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोचकर ही मैं काम जाती थी। रज़ा अपनी कंपनी के किसी काम से कराची आ रहा था और उसने खुद ये फैसला कर लिया था कि वो एक हफ़्ता जो उसे कराची में गुजारना है किसी होटल की जगह वो अपने बड़े मामू यानी मेरे अब्बा के घर गुजारेगा। सिद्रा ने उसके आने का सुना तो बहुत खुश हुई थी और पूरे दिल से उसकी मेहमान नवाजी की तैयारियां मेरे साथ करवा रही थी। जिस दिन रज़ा घर आने वाला था
चित्रा ने भी कॉलेज की छुट्टी कर ली थी। वो हमारे घर पर ही थी। जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई तो चित्रा भागती हुई दरवाजे की तरफ गई। मैं बस मुस्कुरा कर रह गई थी, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर दरवाज़ा खोल पाती। मैं किचन की खिड़की से छुप कर देख रही थी। जब सिद्रा ने दरवाज़ा खोला था, रज़ा मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो मेरा दिल इतना ज़ोर का धड़कने लगा कि आवाज़ पूरे किचन में सुनाई देने लगी थी। सिद्रा ने उसे कुछ कहा था, जिस पर वो मुस्कुराया था। मेरी तरह उसके गालों में भी टिम्पल पड़ता था। सिद्रा ने ही उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर चाय भी पेश की थी। मेरे दो जैसे पैरों और मुंह में एल्फी लग गई थी। वो तो शुक्र था कि सिद्रा मेरे साथ थी, जो भागम भाग सब संभाल रही थी। अब्बा भी थोड़ी देर में घर आ गए। रज़ा और अब्बा खुश गप्पों में मसरूफ़ थे। मैं और सिद्रा खाना लगा रहे थे। फिलहाल खाने की मेज़ पर हम दोनों का आमना सामना होने वाला था, और फिर जब वो सामने आकर बैठा तो मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा था, और वो भी मुझे देखकर जैसे नज़र हटाना ही भूल गया था। पहली बार मुझे अपनी खूबसूरती का दायरा होता नज़र आया था, वरना जब भी कोई मेरा रास्ता रोकता या मुझे छेड़ता तो मुझे अपनी शक्ल से चिढ़ हो जाती थी कि क्यों मैं इतनी खूबसूरत हूँ। लेकिन जब रज़ा की नज़रें मुझ पर ठहर गईं तो मुझे खुद से मोहब्बत हो गई थी। ये परी है मामू। मुझ पर ही नज़रें हटाकर उसने अब्बा को देखा, और अब्बा के ने इस बात में सर हिलाते ही न जाने क्यों उसके चेहरे पर कोसों कज़ा के रंग बिखर गए थे। मैंने खाना बहुत मुश्किल ही खाया था। वो खाने के बाद सिद्रा चली गई तो मजबूरन चाय लेकर ही मुझे ही जाना था। अब्बा को कोई कॉल आ गई थी तो वो ज़रा सेन में निकल गए थे। मैं चाय लेकर लाउंज में आई तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझसे ट्रे गिरने ही वाली थी कि उसने थाम ली। मुझसे डर रही हो क्या? मेरी शक्ल इतनी बड़ी है। चाय का कप लबों से लगाते उसने पूछा तो मैंने जड़ से ना मैं सर हिला दिया। मेरी हरकत पर वो कहकहा लगा कर हंस दिया था, और मैं फ़ौरन से वहाँ से भागकर कमरे में आ गई थी। बहुत मुश्किल था रज़ा से बात करना भी मेरे लिए। मुझे लगता था मैं शर्म से मर जाऊंगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर सिद्रा भी मौजूद थी। वो बढ़ चढ़ कर रज़ा को लवाजमात पेश कर रही थी और साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। नाश्ते के बाद अब्बा और रज़ा दोनों चले गए थे और सिद्रा भी कॉलेज चली गई थी। मैंने घर के काम समेटे तो बहुत दिल से खाना बनाने लगी। रज़ा के सोशल मीडिया से मैंने उसके पसंदीदा खानों का जानकर सब वही बनाया था। रात को भी खाने की मेज़ पर सिद्रा मौजूद थी। वो अपनी अम्मी से रात मेरे पास रुकने की इजाज़त लेकर आई थी, इसलिए मैं काफ़ी खुश थी। रज़ा ने खाने की तारीफ़ की तो मैं तो हवाओं में उड़ने लगी थी। खाने के बाद देर रात तक मैं और सिद्रा आपस में बातें कर रहे थे। सुबह सिद्रा चली गई और फिर अब्बा और रज़ा भी चले गए। दिन को मैं और आपा ही होते थे। घर पर दिन का खाना खाकर हम दोनों फारग हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रज़ा को देखकर मेरी निगाहें झुक गई थी और गाल एकदम से लाल होने लगे थे। शायद वो मेरे दहकते गालों को देख चुका था, इसलिए मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया। आपा ने खाने का पूछा तो उसने सिर्फ चाय मांगी। मैंने चाय बनाकर सोचा आपा ले जाएंगी, मगर वो लेटे लेटे गहरी नींद में चली गई थी तो मैं खुद ही कमरे में चली गई। वो बैग में अपने कपड़े पैक कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। उसका काम ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसे वापस जाना था। आज ही मेरा दिल उसके जाने की बात पर उदास हो गया था, मगर जब मैं उसके कमरे से निकलने लगी तो उसने मेरे हाथ में एक मैला पकड़ा दिया। मैं तो जी जान से कांप ही उठी थी और फ़ौरन से दुपट्टे में मैला छुपाकर उसके कमरे से निकली और अपने कमरे में लाकर किताबों में छुपा दिया था। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी थी कि जाने रज़ा ने इस खत में मुझे ख्याल लिखा या मुझे खत क्यों लिखा। हर बार की तरह इस बार भी मैं खुद के लिए खुद हिम्मत नहीं कर सकी। वो सिद्रा को कॉलेज के बाद सीधा मेरे घर आने का कहा दिया ताकि वो खत पढ़कर मुझे बताए कि क्या लिखा है। जब सिद्रा आई तो रज़ा जाने के लिए तैयार था। मेरी तरफ देखते उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। वो उन आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के रंग देखकर खुशी से पागल हो जाने वाली थी। सिद्रा बराह रास्त छोड़ने दरवाजे तक गई थी और जब वापस आई तो मैं उसे खींचकर कमरे में ले आई और दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर दिया था। जब मैंने सिद्रा को बताया कि रज़ा मुझे जाते हुए खत देकर गया है तो मुझे लगा कि सिद्रा के चेहरे पर साए से लहरा गए हैं। वो एकदम मुस्कुरा दी। मैंने अपना वहम जानकर झटक दिया और जल्दी से उसे खत दिया कि पढ़े और फिर मुझे सुनाए।
क्योंकि मेरे तो हाथ पैर ही इतने कांप रहे थे कि मैं ना पढ़ पाती। सिद्रा ने अपने मेरे हाथ से एनवेलप लिया और उसे खोलकर खुशबू में लिपटा कागज़ निकाला और पढ़ना शुरू किया कि मैं बहुत प्रैक्टिकल सा इंसान हूँ और यकीन नहीं रखता कि परियां होती हैं, मगर तुम्हें देखा तो जैसे सच में किसी परी को देख लिया हो। मुझे नहीं पता था ताया की बेटी इस कदर खूबसूरत है और मैं पहली बार कराची जाऊंगा तो मेरा दिल बार बार जाने की ज़िद करेगा। तुम्हें देखकर ही मेरा दिल धड़का था और उसी पल मुझे ये भी यकीन हो गया कि पहली नज़र की मोहब्बत भी अपना वजूद रखती है। मुझे तुमसे वही पहली नज़र की मोहब्बत हो गई है। तुम शायद नहीं जानती कि तुम किस कदर खूबसूरत हो, मगर मैं जानता हूँ तुमसे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं और इतनी खूबसूरती को संभालने वाला साथी भी तो कोई होना चाहिए ना। और मैं तुम्हारा वो साथी बनना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा हाथ थाम कर चलना चाहता हूँ। सुबह के सूरज की उभरती किरणों और चाँद तारों के सामने तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा हुस्न इस काबिल है परी कि उसे सराहा जाए, इस पर मन मिटा जाए और मैं तुम पर मर मिटा हूँ। वो जल्द मैं मामा बाबा से बात करके ताया से तुम्हें हमेशा के लिए मांग लूँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और याद रखना तुम अपने पास ही अब मेरी मानत हो। पढ़ते हुए सिद्रा का लहजा बीच बीच में लड़खड़ाया था, मगर मैं अपनी खुशी में इतना मदहोश थी कि महसूस ही नहीं कर सकी। तुम लोगों की तो फूफो से नाराज़गी चल रही है ना, तो फिर कैसे हो सकती है शादी? सिद्रा अजीब से अंदाज में बोली थी, जिसका मैंने अपनी धुन में खास नोटिस नहीं लिया था। मोहब्बत में बहुत दम होता है लड़की, ये अपना आप मनवा लेती है। तुम देखना रज़ा, पप्पो को मना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और वैसे भी पप्पो और अब्बा की आप आपस में बनने लगी है। बहन भाई हैं, मज़ीद कब तक नाराज़ रहेंगे? कभी तो एक होंगे और मुझे लगता है कि मैं और रज़ा ही इन दोनों के नाराज़गी दूर होने की वजह बनेंगे। मैं अपनी मौज में कह रही थी और वो फीका सा मुस्कुराते हुए ये कहते हुए जल्दी में निकल गई कि उसे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाना है। उसके जाने के बाद खत को आंखों से लगाए मैं कई बार पढ़ चुकी थी। जितनी बार पढ़ती खुशी उतनी ही बढ़ती चली जा रही थी। चाहे जाने का सर लग होता है। मैंने कॉलेज जहाँ भी फिर शुरू कर दिया था, पर मैंने नोट किया था कि सिद्रा के रवैये में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी और वो बहुत कम बोलने लगी थी और हंसती भी बहुत कम थी। मैं सिद्रा के रवैये की वजह से परेशान थी। ऊपर से इस बदमाश शौकी चोर ने भी मुझे तंग करके रखा हुआ था। आते जाते रास्ते में खड़ा होता था और फिर रिक्शे का पीछा करता करता आता था। सिद्रा ने उससे उलझना भी छोड़ दिया था। चित्रा का एकदम बदल जाने वाला रवैया मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब एक दिन कॉलेज से वापसी पर उसने मुझसे मेरा फ़ोन मांग लिया। उसका फ़ोन ख़राब हो गया था और वो फिल्में देखने की कितनी शौकीन थी मैं ही जानती थी। इसलिए उसके एक बार मांगने पर बिना कुछ पूछे मैंने उसे एक दिन के लिए अपना फ़ोन दे दिया था। अगले दिन भी वो शाम को मेरा फ़ोन ले गई थी और यूं राज वो शाम को 1-2 घंटों के लिए मेरा फ़ोन ले जाती थी और मैं पूछती भी नहीं थी कि कहाँ लेकर जा रही है। वो मेरी बचपन की दोस्त थी, इस पर इतना एतबार तो मैं आंखें बंद करके कर सकती थी, मगर वो एतबार ही मुझे ले डूबा था। मेरे अब्बा की सारी उम्र की जमा पूंजी, उसकी साख और इज्जत, मेरा वो एतबार करना ले डूबा था। मेरे दबार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और जलील करके रख दिया था। वो एक मामूली सा दिन था जो मेरे लिए बहुत बड़ा तूफ़ान लेकर आया था। इतना बड़ा तूफ़ान कि मेरी ज़ात समेत मेरी खुशियाँ और मेरी इज्जत बहा कर ले गया था। मुझे सबकी नज़रों में बदकिरदार औरत बना दिया था। बदकिरदारी का इल्ज़ाम इतना बड़ा ऐब होता है कि औरत को पूरी ज़िंदगी खा जाता है और ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा था। ये ऐब मुझ में लोगों ने देख लिया था। मैं ऐबज़दा हो गई थी, मगर किसकी वजह से ये सोचती भी थी। मैं तो बहुत अजियत होती है। मुझे मुझे मेरे किसी अपने ने ही ऐसे मारा था कि पीने को मुझे पानी मिला न जीने मेरी ज़िंदगी। वो बहुत रोशन मगर मेरे लिए बहुत काला दिन था। अब्बा मामूल के मुताबिक ही नौकरी पर गए हुए थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी तो मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी और मोहल्ले में किसी औरत की डिलीवरी होने वाली थी तो अप्पा भी वहीं गई हुई थी। मैं घर पर उस दिन अकेली ही थी। वो किचन में काम कर रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने सोचा अप्पा आ गई होंगी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो मेरे घर तक चला आया था।
दरवाजे पर वही बदमाश शौकी खड़ा हपासत से मुस्कुरा रहा था। मैंने घबरा कर एकदम दरवाज़ा बंद करना चाहा था, लेकिन उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीछे किया और अंदर आते ही दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। मेरा मारे खौफ के बुरा हाल था। उसके चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट थी और वो मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था और अगले ही पार सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने घूम गई जब उसने मेरा दुपट्टा उतार कर दूर उछाल दिया। मेरे मुंह से चीख निकली थी और वो चीख इतनी तो ज़रूर थी कि 2-4 घरों तक मेरी आवाज़ गई होगी। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था, लेकिन तब तक चंद एक लोग इकट्ठे हो गए थे और दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया था। मैंने ज़ोर से शौकी का हाथ पर काटा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। वह जैसे दरवाज़ा खोला तो बाहर लोगों का एक हुजूम देखकर मैं एक पल को घबरा गई थी। मेरी हालत ही ऐसी थी कि मुझे खुद से शर्म आ गई, मगर जल्दी से एक आंटी ने मुझे चादर मुझ पर डाली। मोहल्ले की किराने की दुकान वाले सलीम अंकल आगे बढ़े और शौकी को धक्के देकर घर से निकाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मोहल्ले की बच्ची पर हाथ डालने की? तुम्हें हम सब छोड़ेंगे नहीं। सब लोग मेरे साथ थे और शौकी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। जब शौकी ने कुछ ऐसा कहा बल्कि दिखाया जिसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी थी, और वो सब लोग जो कुछ पल पहले मेरे साथ थे उनके नज़रों से एकदम मैं गिर गई थी। अपने मोहल्ले की उस शरीफजादी से भी पूछ लो क्यों बुलाया था मुझे, जब शोर करना था। ये मुझे फंसाना चाहती है ताकि मुझसे छुटकारा मिल जाए। कोई और फांस लिया होगा या जैसे अपनी प्यारी प्यारी तस्वीरें बेचकर मुझे फांसती रही है। यकीन नहीं आता तो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। शौकी ने सिर्फ कहा ही नहीं था बल्कि दिखाई भी दिया था। मेरे नंबर से उसके साथ ढेरों प्यार और मोहब्बत, बल्कि इतनी शदीद गंदी बातें हुई थीं कि सोचकर ही इंसान काम जाए। और जबरी ढेरों ढेर तस्वीरें शौकी के मोबाइल में मौजूद थीं जो मेरे ही नंबर से उसे भेजी गई थीं। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। मैंने बेयकीनी से चित्रा के घर की तरफ देखा जहाँ पर वो छत पर खड़ी थी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरा सर चकरा गया था। वो तो मेरी दोस्त थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर गई? मुझे मेरी बचपन की दोस्त ने इतना बड़ा धोखा दे दिया था कि मैं संभल भी नहीं पाई थी। मुझे उसने ऐबदार बना दिया था, ऐसा ऐब मुझ में साबित कर दिया था उसने कि सबकी नज़रों में मुजरिम बना दिया था। मुझे सारी दुनिया मेरे निगाहों के सामने घूमने लगी थी और अगले ही पल मैं होशोहवास से बेगाना होकर गिरती चली गई थी। मुझे जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और आपा सोफे पर बैठी थी। मुझे होश में आता देखकर फट से मेरे पास आई और मेरी हैरत से दरियाफ्त करने लगी थी। वो वह थी जिसकी आंखों में अपने लिए मैंने नफरत नहीं देखी थी। आपा के गोद में सर रखे मैं फूट फूट कर रो दी थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि मेरी दोस्त मेरे साथ हाथ कर गई है। मुझे इतना बड़ा धोखा देने वाली मेरी दोस्त है। मैं सिद्रा से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर क्यों उसने ये सब मेरे साथ किया। मेरी पूरी ज़िंदगी सिद्रा ने ख़राब करके रख दी थी। मैं अब्बा से बात करना चाहती थी, लेकिन अब्बा ने भी मुझसे आंखें फेर ली थी। इन्हें भी सबकी तरह लगने लगा था कि मैं ही ऐबदार हूँ और उन्हें ये चीज़ खाई जा रही थी कि मुझ जैसी ऐबदार लड़की से शादी कौन करेगा। मेरे किरदार पर लगा दाग मेरा ऐब बन चुका था। रज़ा का फ़ोन आया तो मुझे लगा कि वो मुझे समझेगा, लेकिन उसने भी सबकी तरह मुझे कसूरवार ठहराकर मेरी मोहब्बत मेरे मुंह पर दे मारी थी। मुझ जैसी लड़की को वो भी अपनाने को तैयार नहीं था। मुझसे सब कुछ छिन चुका था और मैं खाली हाथ कमरे में बैठी रोती रहती थी क्योंकि अब्बा मुझसे बात नहीं करते थे और बाहर निकलने की जरूरत मुझ में नहीं थी। किन नज़रों से जम साम मुझे देखते थे। मैं एक ही पल में कई बार मरती थी। मैं सिद्रा से उस सब की वजह जानना चाहती थी, इसलिए आपा के हाथ कई बार सिद्रा का बुलवावा भेजा, लेकिन सिद्रा की मां ने उससे मुझसे मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। मुझ जैसी से वो अपनी बेटी को दूर रखना चाहती थी। सिद्रा सब कुछ करके भी मज़े से जी रही थी और मैं बेकसूर होकर भी ऐबदार ठहराई गई थी। अपने खाली हाथ लिए अपने कमरे में बैठी मैं रोती ही रहती थी। उस दिन भी मैं अपनी किस्मत को ही रो रही थी जब सिद्रा कमरे में दाखिल हुई। चीख कर क्या हुआ, मेरी बेस्ट फ्रेंड खाली हाथ रह गई। वो मेरी हालत से महसूस होने आई थी। वो मेरा मजाक उड़ाने और नीचा दिखाने आई थी और मैं उसे देखती रही जो कब बदल गई थी मुझे पता ही नहीं चला था। क्यों क्या
क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैं बहते आंसुओं में उससे सवाल कर रही थी, जिसकी आंखों में कोई दूसरी हुई रहम नहीं था। मैंने क्या किया? और रज़ा को फ़ोन करके तुम्हारा कारनामा बता दिया। क्या करूं? रज़ा मेरा भी तो दोस्त है ना। वो सब जानते बूझते मैं अपने दोस्त को गटर में थोड़ी गिरने दूंगी। उसकी बात पर मैं आह भर कर रह गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सिद्रा ने उसे बताया होगा। वो बातों में बहुत तेज़ थी, अपनी जगह बना लेती थी और रज़ा से दोस्ती भी कर चुकी थी और मुझसे बचपन की दोस्ती को भूल चुकी थी। वो इतनी शफ़ाक हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त थी ना सिद्रा। मैंने बेबसी से उसे देखा। मुझ में तो आज भी खुद के लिए चलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहुत बेवकूफ़ थी, इसलिए वो मेरे साथ खेल खेल गई थी। नहीं थी तो मेरी दोस्त। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारी इस शक्ल से। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा सबने डिग्रेड किया। गोरी की काली दोस्त परी के साथ नज़र बटो और जाने कौन कौन से नाम दिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ याद नहीं? मैंने सब याद रखा था ताकि वक़्त आने पर तुम पर वार करूं और ऐसा वार करूं कि तुम्हारी तारीफ़ करने वाले तुम्हारे इस खूबसूरत थोपड़े पर थूक जाएं। हर ऐप से पाक मासूम परी मैं ऐप देखें। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ यही करना चाहती थी। बस फिर जब मौका मिला मैंने अपना काम कर दिया। अब हमेशा अच्छी चीज़ों पर सिर्फ तुम्हारा हक थोड़ी होगा। कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए और अगर ना मुझे मिल सके तुम्हें क्यों कर मिले। हाँ, मैं रज़ा को चाहा, उसे दिन रात अपने ख्वाबों में देखा, उसकी तस्वीरों का ढेर अपने पास रखा, इस उम्मीद पर कि कभी तो वो तुम लोगों की तरफ आएगा और मैं उसे दो मोहब्बत करवा दूंगी। उसने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था, उसे सूरत से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। तो फिर वो क्यों तुम्हारी सूरत पर मन मिटा? मैं उसे नज़र नहीं आई क्या? लेकिन तुम्हारे होते हुए मैं किसी को कैसे नज़र आ सकती हूँ? मैंने सोच लिया था रज़ा मुझे नहीं मिल सकता तो उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी और देखो मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा परी। तुम्हारी इस हुस्न शक्ल की अब किसी को ज़रूरत नहीं है। वो पट पड़ी थी और मैं सुन सुन सी बैठी उसे देखती गई थी। वो मुझसे एक बार कह देती, इसके लिए मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाती। लेकिन वो दोस्ती में मुझे ये दिन तो ना दिखाती। उसके अंदर के हसद ने उसे बर्बाद किया और उसने मुझे बर्बाद कर दिया था। तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे ऐबदार बना दिया। एक बार कह देती इस दोस्ती पर मैं ऐसी 100 मोहब्बतें कुर्बान कर सकती थी। तुमने तो मुझे परी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सिद्रा सिद्रा वो गिद्ध की थी जो अपनी दोस्त का मांस खा गई थी। तो मैं क्या करती? और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे होते हुए मुझे कोई देखता भी नहीं था तो मैं ये सब कैसे ना करती? ये मेरी मजबूरी थी। मुझे ये सब करना ही पड़ा था। तुम्हें बर्बाद करना मेरी मंशा नहीं, मजबूरी थी। मैं हमेशा तुमसे खार खाती थी और जब रज़ा ने तुम्हें मोहब्बतनामा भेजा तो मेरे अंदर नफ़रत की आग सुलग उठी थी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी पलट देना चाहती थी और देखो खुदा भी यही चाहता था। इसलिए शौकी की सूरत में खुद एक अदद गधा भेज दिया जिसको मैंने कहा कि तुम नंबर मांग रही हो और फिर तुम्हारे फ़ोन से उसे मैंने कॉल और मैसेजेस किए, तुम्हारी तस्वीर भी भेजी और घर पर भी उसे मैंने ही बुलाया ताकि मोहल्ले वाले तुम्हें उसके साथ रंगे हाथों पकड़ लें और फिर वो सबूत के तौर पर सबको चैट दिखा दे ताकि तुमको कोई देखे भी ना। फिर वो खुद को बदमाश कहता है मगर निकला बेवकूफ़ी। वो सच में समझता रहा कि तुम बात करती हो उससे। अपनी मर्ज़ी और मंशा से किए गए फैसलों को वो मजबूरी का नाम दे रही थी और वो विलन नहीं थी मगर वो अपने हसद के हाथों में बहुत बड़ी विलन बन गई थी। इस वाक़े के बाद अब्बा जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहते थे लेकिन मेरे इस ऐप की वजह से कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होता था। थोड़े ही वक्त में सैकड़ों रिश्ते मेरे आ चुके थे मगर सब हकीकत जानकर वापस चले जाते थे। मैं बुरी तरह धुतकारी गई थी जब एक दिन चच्ची हमारे घर आई। चचा चच्ची लोगों से हमारा मिलना जुलना कम ही था क्योंकि चच्ची की ज़ुबान के आगे हंदक थी। मुझे लगा वो भी सबकी तरह मुझे ताने मारने आएंगी मगर वो जिस कदर मोहब्बत से मुझसे मिली मैं तो हैरत से उनका चेहरा ही देखती रही थी। उनके चेहरे से मुस्कुराहट अलग ही नहीं हो रही थी और कई बार वो मोहब्बत से मेरा माथा भी चूम चुकी थी। मैं तो इन दिनों मोहब्बत और यकीन की भूखी बनी
फिर रही थी। वो मुझसे मोहब्बत की से मिली तो मैं भी उनके आगे गई थी, और जब उन्होंने अपने बेटे साक़ब के लिए मेरा रिश्ता मांगा, मैं तो अब्बा की बौछार रह गई थी। चचा चची यही 2 मोहल्ले छोड़कर रहते थे और घर के करीब ही साक़ब की करियाने की दुकान थी। मुझे साक़ब कभी भी पसंद नहीं रहा था, लेकिन ऐसे वक़्त में जब मेरे ऐब की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, अब्बा को ये रिश्ता गनीमत लगा था। अब्बा ने झट से हाँ कर दी और चाची मेरे हाथ में शगन रख कर चली गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आया था। मैं तो समझा करती थी कि अपनी हसीन शक्ल की वजह से मैं राज करूँगी, लेकिन यहाँ तो मैं बुरी तरह से तबाह हो चुकी थी। साक़ब एक नंबर का कालू लफंगा वो लड़की पास था। ये बात अब्बा भी जानते थे, लेकिन जितनी बदनामी हो चुकी थी वो बस किसी भी तरह मुझे रुखसत कर देना चाहते थे। चुनाचा शादी की तैयारियां होने लगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी थी, इसलिए अब्बा से जो बान बढ़ा उन्होंने किया था। मैं यूं मायूं बैठी तो सिद्रा भी मुझसे मिलने आई थी। वो मुझे देखकर ज़्यादा देर तक हंसती रही थी। तुम्हें लगा था इस खूबसूरत शक्ल के बलबूते पर रज़ा जैसे किसी हसीन और अमीर लड़के के दिल और घर पर राज करोगी, मगर देखो ना अपनी किस्मत, अब तक साक़ब की बीवी बनकर सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ोगी और मुझे ये सब देखकर बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारी तबाही पर सबसे ज़्यादा खुश मैं होंगी। अपने आग उगलते लहजे से मुझे जुलाकर भस्म करती वो चली गई थी। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया था, मगर वो चाहकर भी उसका मुंह तोड़ सकती थी, न उसे बुला बुला कह सकती थी। दोस्ती में वो धोखेबाज निकली थी। मैं तो अपनी जगह सही थी। मैंने अपना मामला खुदा के सुपुर्द कर दिया था। मुझे इंसाफ दिलवाने वाला अब सिर्फ खुदा ही था। जिस दिन मेरी बारात आई उस दिन इतना बड़ा तमाशा हुआ कि मेरी दुनिया हिल कर रह गई। मगर बल्कि मैंने उस दिन के तमाशे में अपनी ज़िंदगी के का सबसे कीमती इंसान को खो दिया था। मैंने सब खो दिया था। मैं दुल्हन बनी, बारात का इंतज़ार कर रही थी। चाची बारात लेकर आई और जैसे ही निकाह की रस्म शुरू होने वाली थी, चाची ने बीच में रोला डाल दिया। उन्होंने एक ऐसी बात की जिसने मेरे अब्बा का दिल ही बंद कर दिया था। भाई साहब जहेज़ वगैरह की बात कर लें, लेकिन फिर निकाह शुरू होते हैं करते हैं। हमें जहेज़ में कुछ नहीं चाहिए, बस 10 लाख रुपए चाहिए ताकि साक़ब अपना कारोबार शुरू कर सके। कारोबार होगा तो आपकी बेटी राज करेगी ना। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, आपकी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए 10 लाख चाहिए। चचे की बात पर अब्बा हैरान रह गए थे। थोड़ी तनख्वाह में सफ़ेद पोशी से सारी ज़िंदगी गुजार देने वाले अब्बा के पास 10 लाख कहाँ से आएंगे। जाने चची ने क्या सोचकर यहाँ देख कर बोला था, नसरीन मैं गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। मेरा तो ये घर भी किराए का है। तुम तो जानती हो ना, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। एक बेटी का बाप, बल्कि मुझ जैसी ऐबदार लड़की का बाप कितना बेबस होता है, मैंने आज देखा था। मुझे नहीं पता भाई साहब, 10 लाख मिलेंगे तो शादी होगी, वरना बारात वापस जाएगी। और इनकार करने से पहले ये भी सोचें कितना बड़ा दाग, कितना बड़ा ऐब है आपकी बेटी में। किसी गैर मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़े जाना कोई छोटा ऐब नहीं है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। कोई भी गैरतमंद आदमी तो कभी भी ऐसी बदकिरदार लड़की से शादी ना करे, मगर हम अपने हैं, अपनों का दुख सुख अपने नहीं बांटेंगे तो कोई और बांटेगा क्या। इसलिए मैंने अपने साक़ब को पेश कर दिया आपका बोझ कम करने के लिए। अब आप भी थोड़ा सोचें, 10 लाख ऐसी ऐबदार लड़की को ब्याहने के लिए ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं है। चाची की वो मोहब्बत जो अपनापन सब दिखावा था, उसका असल मकसद तो अब्बा की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उन्हें लूट लेना था। सब कुछ जानते बूझते भी उन्होंने रिश्ता इसलिए मांगा था कि ऐन वक़्त पर ऐसी शर्त रखेगी जिसे अब्बा को मानना ही पड़ेगी। चचा चची को लगता था अब्बा जो किसी से कर्ज भी नहीं लेते और मांगते तो उन्हें खाली हाथ ही नहीं जाने देते, तो उनके पास करोड़ों का खजाना है। लेकिन मेरे अब्बा खुददार आदमी ही थे। काम में ही अच्छा सा गुजारा करना और दूसरों की मदद करना उन्हें पसंद था। लेकिन चचा चची करोड़ों का खजाना समझकर लौटने पहुंच चुके थे। मेरे पास 10 लाख नहीं है नसरीन, मेरे पास 10 लाख नहीं है। अब्बा ज़ारो-कतार होते हुए सोफे पर बैठे हुए थे। ठीक है, मुझे भी फिर अपने बेटे की शादी ऐसी किरदार लड़की से नहीं करनी। चाचा चाची बारात वापस ले गए थे और बाकी मेहमान भी
मुझे बरकिरदार कहते मुझ पर थूकते हुए चले गए थे। किसी ने हमसे ज़रा से भी हमदर्दी नहीं की थी। अब्बा काफ़ी देर तक सोफ़े पर एक ही पोजीशन में बैठे रहे तो मैं उठकर उनके पास गई और जैसे उन्हें छुआ मेरे मुंह से चीख निकली और अब्बा का वजूद बेजान होकर सोफ़े से नीचे गिर गया था। अब्बा के पास बैठी मैं चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन तब तक अब्बा जा चुके थे। मेरे अब्बा, मेरी कुल दुनिया मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। वो सारे लोग जो थूक कर चले गए थे, थोड़ी हमदर्दी उनके अंदर जागी गई, इसलिए आना शुरू हो गए थे। ऐसी बेटी हो तो इज्जतदार बाप कहाँ तक जिंदा रह पाता है। ये तो खूबसूरत डाइन निकली जो अपने बाप को खा गई। इज्जतदार आदमी था मगर बेटी ने कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी औलाद पैदा होती मर क्यों नहीं जाती। खुदा ने शक्ल दी तो बीबी इस पर उतरती, बदकारियों पर उतर आई। तौबा है भाई, तौबा। एक बार भी अपने शरीफ बाप के बारे में नहीं सोचा। ऐसी लड़की को कोई नहीं अपनाना चाहेगा। भाई ऐसी लड़की को तो हम भी अपने मोहल्ले में नहीं रख सकते। उसके बाप का कफन दफन हो तो उससे भी चलता करो यहाँ से। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमारी भी जवान बच्चियाँ हैं और एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल आंटी, अब तो मैं भी उससे नहीं मिलती। मेरी दोस्त थी इसलिए उसके ऐपों पर मैं पर्दे डालती रही, वरना उसकी हकीकत पहले ही सबके सामने खुल जाती। उसके इतने लड़कों के साथ चक्कर देकर मैं उसे समझाती थी, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। अब तो मैं उससे बात भी नहीं करती। ऐसी लड़की से बात करना हम शरीफजादियों के दामन में मैले ही होंगे। ये सिदरा थी जो मेरी बर्बादी में हर मुमकिन अपना हिस्सा डाल रही थी। 100 लोग 100 ज़ुबानें थी, जिसके मुंह में जो आया बोलता चला गया। अपने बाप की मौत का गम लग और लोगों के बातों से मेरा दिल लग फट रहा था। न जाने खुदा को मेरे लिए क्या मंजूर था, जाने मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों थी। मेरा दिल जैसे फट रहा था और आंखों से अश्क रवां थे। अब्बा के पैरों पर से सर रख कर आंखें बंद करते मैंने शिद्दत से दुआ की थी खुदा से कि या मुझे अब्बा के साथ ही मार दे या कोई ऐसा मौजा कर कि दुनिया देखती रह जाए। मैं ज़ेरे रब खुदा से यही दुआ मांगती, आंखें बंद किए बैठी थी कि अगले ही लम्हे मुझे सिदरा की आवाज़ सुनाई दी। वो उसका शाकिर लहजा था, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उम्मीद भी उसे ना हो। मैंने जैसे आंखें खोलकर सर ऊपर उठाया तो मैं खुद हैरतज़दा रह गई थी। वहाँ पप्पो और रज़ा खड़े थे। मुझे नहीं लगा था रज़ा अब कभी मेरी शक्ल भी देखेगा, मगर वो आ चुका था। उसे देखकर सबसे ज़्यादा सिदरा की फटी थी। जिस इंसान को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए उसने इतने पापड़ बेले थे, उसे वापस देखकर वो तो भस्म ही हो गई थी। अपने पप्पो को मैंने भी पहली बार देखा था, मगर जब उन्होंने मुझे बेचकर अपने सीने से लगाया तो मेरे वजूद में सुकून सा उतरा था। उनके लफ्ज़ में बहुत खुलूस था और पछतावा भी कि अपने भाई की ज़िंदगी में वो आ ही नहीं सकी थी। दरअसल पप्पा इन्हें आने नहीं देते थे और कुछ दिन पहले पप्पा का इंतकाल हो गया तो पप्पो एकदम इस जंजीर से आज़ाद हो गई थी। ज़रा संभली तो अब्बा की मौत का सुना और रज़ा के साथ भागी चली आई थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश थी क्योंकि अकेलेपन का एहसास कम होता चला गया था। अब्बा का कफन दफन हो गया तो पप्पो ने मुझे सामान पैक करने का कहा। वो मुझे अपने साथ लाहौर लेकर जा रही थी और जब उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी भी रज़ा से करवाना चाहती हैं तो मैंने देखने गई थी क्या मेरे ऐप से वाकिफ़ नहीं है। पप्पो मुझे यही लगा था पप्पो को कुछ नहीं पता इसलिए वो कह रही हैं, मगर इन्हें सब पता था, सब पता है। मुझे बेटा और रज़ा को भी सब पता है और मैं ये भी जानती हूँ मेरे भाई की तरबियत इतनी ख़राब नहीं हो सकती कि उसकी बेटी का किरदार ख़राब निकले। बस तुम्हारी किस्मत ख़राब थी मेरी बच्ची जो गलत लड़की को दोस्त बना लिया। डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, मगर उस लड़की ने तो तुम पर रहम ही नहीं किया। खुदा उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और तुम्हारे दुख का बदला लेगा। पप्पू ने मुझे गले से लगाया तो मैं फूट फूट कर रो दी थी। कोई तो था जिसे मेरी बेगुनाही का यकीन था और शाम को रज़ा मेरे पास आया तो उसकी आंखों में बस मोहब्बत और लफ्ज़ों में रचे एतबार को देखकर मैंने बेसाख्ता आसमान की तरफ सर उठाया था। खुदा ने मेरी सुन ली थी और मौजा कर दिखाया था, ऐसा मौजा कि लोग देखते ही रह जाएं। मैं तुम पर रो पड़क उठा, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो जिस तरह से तरह बातें कर रही थी मुझे शक गुजरा क्योंकि वो तो तुम्हारी दोस्त थी, फिर बुराइयां मुझसे क्यों कर रही थी। तुम्हारी
और एक दिन जब उसने कहा कि मैं उसे अच्छा लगता हूँ तो सब मेरी समझ में आने लगा था। मैंने बातों ही बातों में उसे उस बदमाश का नाम वगैरह उगलवा कर अपने दोस्त पुलिस वाले दोस्त से फेवर मांगी और उसे उठवा लिया। जब दो चार पड़ी तो उसने सब बता दिया। उसे भी बाद में पता चला था कि वो सब सिद्रा की चाल थी। मैं हकीकत जान चुका था। वो मामू के पास आकर बताना चाहता था, लेकिन फिर मेरे बाबा का इंतकाल हो गया और मुझे कोई होश ना रहा। उस गम से निकले थे तो मामू की मौत का सुना और हम भागे चले आए। तुम्हें अब किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ और बहुत इज्जत से तुम्हें ब्याह कर ले जाऊँगा। ये सब लोग और वो सुधरा देखती रह जाएगी। मैंने आंखें बंद करके अपने सारे आंसुओं को बह जाने दिया। मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ा था और खुदा ने मेरा इंसाफ कर दिया था। जब मेरे और रज़ा के निकाह की बात मोहल्ले में फैली तो सबसे पहले सिदरा आग बगोला हुई आई थी, मगर पप्पा ने उसे से ठंडा करके वापस भेजा था। वो तो जैसे पागल ही हो रही थी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। जिस इंसान को वो मुझसे छीनना चाहती थी और वो मेरा होने वाला था, वो जिस दिन निकाह हुआ उस दिन भी वो आग बनी आई थी। रज़ा का नाम पाते ही मेरे अंदर जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने उसे थप्पड़ खींच मारा था। रज़ा जैसे इंसान के मुझे मिलने पर जहाँ सारा मोहल्ला हैरत ज़दा सा मेरी किस्मत देख रहा था, वहीं सिदरा गुस्से और हसरत से पागल होती मेरे घर के दरवाजे के सामने चिल्लाते हुए साफ बोलती चली गई। तो लोगों ने मुंह पर हाथ रख लिए थे। उसने मुझे बदनाम किया था और उसी के मुंह से खुदा ने सच निकलवा कर सामने कर दिया था। मेरा ऐब खुदा ने धो डाला था। सिदरा और उसके भाई ने मार कर घर में बंद कर दिया था और सब मोहल्ले वाले मुझसे माफ़ी मांगने और अपनी दुआ में मुझे रुखसत करने आए थे। सिदरा की अम्मी ने भी रोते हुए सिदरा के लिए मुझसे माफ़ी तलब की थी और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, मगर कुदरत उसे माफ़ नहीं कर सकी थी। रज़ा के साथ लाहौर आने के कुछ दिन बाद पता चला कि सिदरा ज़ख्मी हालत में मोहल्ले के बाहर के कचरे के ढेर में पाई गई थी। वो किसी काम से घर से निकली थी और शौकी ने उस पर धोखेबाजी का बदला लेने के लिए उसे उठा लिया। डंडे के बहुत ढूंढने के एक हफ्ते के बाद वो मिली तो बहुत बुरी हालत में थी। शौकी ने मुसलसल उसे अपनी ज्यादती का निशाना बनाया था। सितारा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके जख्म तो बढ़ गए मगर ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया था। पुलिस ने शौकी को भी गिरफ्तार कर लिया था और मैं खुदा की कुदरत पर सजदा रेज हो गई कि वो अपने बंदे पर हुई ज्यादतियों को भूलता नहीं है, वो दुनिया में ही सज़ा देता है। मैं रज़ा की सूरत शौहर और पप्पो की सूरत माँ को पाकर वो पुरस्कून ज़िंदगी गुजार रही थी और मुझे बर्बाद करने वाले दोनों को सज़ा भुगतनी थी, भयानक सज़ा, वो भी मौत आने तक। बेशक खुदा अपने पाक बंदों के लिए ऐसे मौजे दिखाता है और मेरी दुआ सुनकर खुदा ने मौजा दिखा दिया जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई।